दोस्तों स्वागत है आप सभी का आप सभी के परिवार में। दोस्तों आप सभी जानते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 46 को डिस्कस किया था। 47 में आप सभी का स्वागत है। मैं मान के चलूंगा मैं जितने भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जो पढ़ा रहा हूं आप लोग लिख रहे होंगे, नोट्स बनाए होंगे और कंप्लीट बेसिस पर आप लोग रेगुलर बेसिस पे रिवीजन भी करके आए होंगे। और आज के जो 15 सवाल हम लोग जो मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया, जो जितने भी इससे पहले मैंने आप लोगों को जितने भी प्रैक्टिस सेट पढ़ाया, मैंने एक आर्मी का एक लेवल मेंटेन जो करने का प्रयास किया, न ज्यादा सिंपल रखे न ज्यादा टफ रखे। मुझे लगता है ये पैटर्न इस बार फॉलो होगा, तो वही पैटर्न मैंने आप सभी के बीच में यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। तो बढ़ेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और पहला प्रश्न जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैंने कहा है कि क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, इस बार आप लोग देख लीजिएगा। सो पहला सवाल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा वो इस प्रकार से रहेगा। प्रवासी, यहाँ पर देख रखा है प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो सीधा फैक्ट नहीं पढ़ने की, हमें करंट अफेयर से भी पढ़ने का प्रयास करना है। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया। चार ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, शिव कुमार नादेसन को, राजगोपाल को, या सैयद जानवर साहब को, या दर्शन सिंह धालीवाल साहब को दिया गया। आप लोगों को याद होना चाहिए, अगर एग्जामिनर ने 2025 का प्रवासी भारतीय पुरस्कार यदि आप लोगों से सवाल पूछ लिया तो राइट आंसर होगा यहाँ पर डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बोलेंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस, अगर हम लोग बात करेंगे कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है, प्रवासी भारतीय दिवस है, आप सभी जानेंगे कि यही प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आप सभी जानेंगे कि 9 जनवरी को कब सेलिब्रेट किया जाता है। 9 जनवरी को हर एक वर्ष भारत में यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, आप लोगों को याद होगा। और यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि 2024 में प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर मनाया गया था, अगर एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, मेरा प्रयास है कि मैं जितने भी यहां से आप लोगों को कंटेंट पढ़ाता हूं उससे बाहर ना जाएगा। 2024 में प्रवासी भारतीय पुरस्कार, अगर प्रश्न बना कि 2024 में प्रवासी भारतीय जो है जो प्रवासी भारतीय जो है दिवस कहां पर सेलिब्रेट किया गया, तो आप लोग जवाब दीजिएगा इंदौर। हमारा इंदौर में यहां पर सेलिब्रेट किया गया था। अगर सवाल पूछेगा कि 2025 में भारतीय जो है प्रवासी भारतीय दिवस यहां पर ये कहां पर सेलिब्रेट किया गया, तो यहां पर सवाल का जो हम लोगों को राइट आंसर देखने को मिलेगा वो रहेगा भुवनेश्वर। कहां पर रहेगा? भुवनेश्वर रहेगा। भुवनेश्वर कहां पर? उड़ीसा में हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। बट उसने सवाल पूछा है कि 2025 का ये जो सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर सैयद साहब आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये सारा डाटा अगर आप लोगों को याद होगा तो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो प्लीज आप इसको लिखिए, काम का हो सकता है परीक्षा में। आइए सवाल नंबर 2 पर हम लोग बढ़ेंगे। और यदि कोई हमारा भाई इस चैनल पे पहली बार आया होगा तो सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, वो दबा लो मेरे भाई। जो नोटिफिकेशन आप सभी के पास में आएंगे, बेल आइकन हो सका तो दबा लो। क्लास की सूचना आप सभी के पास में बहुत जल्दी से पहुंचेगी। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024 में किसे यहां पर दिया गया? ये खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार यहां पर माना जाता है, लॉरियर्स। और आप लोगों से सवाल पूछा है कि 2024 में यह पुरस्कार किसको दिया गया? रोजर फेडर आप लोगों को यहां पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, एंडी मरे देखने को मिलेगा, नोवाक जोकोविच यहां पर देखने को मिलेगा, चैतना बोनामाटी यहां पर आप लोगों को बीच में देखने को मिलेंगे। आप लोगों को याद होना चाहिए, अगर पुरुष में अगर पूछ लेगा कि पुरुष में यह अवार्ड किसको दिया गया है, तो याद होना चाहिए नोवाक जोकोविच को। कौन को दिया गया है? नोवाक जोकोविच को यह पुरस्कार यहां पर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं केवल पुरुष वर्ग में, लेकिन यदि एग्जामिनर ने महिला वर्ग में भी पूछा तो जैतना बोनामाटी, यहां पर मैंने पहले ही लिख दिया था जैतना बोनामाटी, यहां पर ये जो पुरस्कार होगा ये महिला में होगा। ठीक है, तो पुरुष और महिला का दोनों का पूछ सकता है। सो मैंने प्रयास किया है कि दोनों के ऑप्शन यहां पर रखने का,
ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट राइट आंसर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 3 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 3 इस प्रकार से होगा, 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार। आप सभी हम सभी कृषि भाषी क्षेत्र हैं और आप सभी जानिए कृषि पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ सकता है। कृषि पुरस्कार किसको दिया गया, तो मैंने इसीलिए इस सवाल को रखा है। बाकी मुझे लगता है कि जो 15 सवाल भारतीय सेना में होने वाले हैं, उन 15 सवालों में से 2 से 3 प्रश्न ऐसे आएंगे जो कभी आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, ना आपके शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए होंगे, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, क्योंकि जीएस एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। जीएस में पूरे नंबर प्राप्त नहीं किए जा सकते, लेकिन हाँ पूरे नंबर लाने का प्रयास जरूर किया जा सकता है। और हम जो ऑफलाइन और यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं, ये हमारा वही प्रयास है कि हम लोग 15 में से 15 लगभग लाने का इस बार भारतीय सेना में प्रयास कर रहे हैं। मैंने ऑफलाइन वालों को पहले डिक्लेयर जो करके कहा है, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है कि इस बार हमें 30-40 क्वेश्चन या 35-40 क्वेश्चन पर हमें नहीं पहुंचना है, हमें इस बार 45 क्वेश्चन एक्यूरेट लगाना है। 90 नंबर आप लोगों को प्राप्त होंगे, 100 नंबर का आप लोगों का फिजिकल होगा। या तो आप पेरा में जाने वाले हैं, अगर आप पेरा में नहीं गए सो फिजिकल के साथ में, तो मैंने एक बात और बोली है कि अगर आपका 88 फिजिकल भी होता है और इसके साथ यदि आप लोग 45 क्वेश्चन सही लगाते हैं, क्वेश्चन 2 नंबर को कैरी करता है, तो 90 नंबर आप लोगों को मिलते हैं। अगर 45 क्वेश्चन या उससे ज्यादा सवाल अगर आप लोगों को सही है, तो आप लोगों को सेना पुलिस में जाने का मौका मिलेगा। तो 1/4 जो भी रिटायर होने वाले हैं, आप लोग उस तरीके से यहाँ पर नहीं होंगे, मैंने पहले ही आप लोगों को डिक्लेयर करके कहा है। सो यहाँ पर महाराष्ट्र ने जीता है। किसने जीता है? ये महाराष्ट्र ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 4 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 4 बहुत बेहतरीन सवाल है। आप लोगों को देखने को मिलेगा भारत के संविधान में संघ सूची, यहाँ पर संघ सूची किस अनुसूची में दी गई है? यहाँ पर संघ सूची है, यहाँ केवल सु लिखा गया है, संघ सूची यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा? तो जवाब हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। कहां पर देखने को मिलेगा? आप लोगों को याद होगा 7वीं अनुसूची में हम लोगों को यहां पर यह देखने को मिलेगा। अगर हम लोग 9वीं अनुसूची की बात करेंगे, 9वीं अनुसूची की यहां पर अगर हम लोग बात करने लग गए, तो आप सभी जानेंगे भूमि सुधार क्या देखने को मिलेगा? भूमि सुधार। हमें आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप लोगों ने जरूर जो यहाँ पर जो पढ़ के रखा होगा कि हमारा पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, पहला जो हमारे भारतीय संविधान में जो हम लोगों को संशोधन यहाँ पर देखने को मिला, और वो पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची के लिए किया गया था। और कब किया गया था? 1951 में। आप लोगों को याद होगा। सो आशा करूंगा जो 9वीं के बारे में आप लोगों को पूरा याद होगा, 6ठी अनुसूची के बारे में भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा। अगर हम लोग 4थी अनुसूची की यहाँ पर बात करेंगे, आप सभी जानेंगे राज्यसभा की सीटों का प्रावधान है। आप सभी जानेंगे राज्यसभा की जो है सीटों का जो हमें प्रावधान यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, भारत में राज्यसभा की सीटों का प्रावधान क्या रखा गया है? तो अगर आप लोगों से सवाल पूछ लेगा तो जनसंख्या क्या रखा गया है? जनसंख्या यहाँ पर रखा गया है। आप लोगों को याद होगा, आप लोग ये भी जानते होंगे कि अगर भारत में अगर हम लोग पार्लियामेंट की बात करते हैं, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, यदि हम लोग भारतीय संसद की यहाँ पर बात करते हैं, यदि भारतीय संसद की यहाँ पर बात करेंगे, तो हमें मैक्सिमम सीट कितनी मिलेगी? मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम सीट की, और ये मैक्सिमम सीट होगी दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा की बात कर रहा हूं। और अगर मैं मैक्सिमम सीट की बात कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर लोकसभा की यहाँ पर वो जो ऊपर तो हमारे पास में जो क्या हो गया, राज्यसभा हो गया, लेकिन नीचे हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा जो मैक्सिमम सीट जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, मैं बात कर रहा हूं लोकसभा की। इन दोनों विषय पर मैं चर्चा करूंगा। सो आप लोगों को याद होगा सारे विद्यार्थियों को कि 250 सीटें हमारे पास में मैक्सिमम है राज्यसभा में, और लोकसभा में 552 हमारे पास में मैक्सिमम सीट यहां पर देखने को मिलेगी। सो ये दोनों सीटें क्या इतनी रहेगी या इससे कम या ज्यादा होगी? इसके लिए आप सभी जानेंगे इन दोनों में बदलाव कब होगा, बदलाव कब देखने को मिलेगा। आप सभी जानेंगे कि फिर इसके लिए देश में 84वां संविधान संशोधन आप लोगों को याद होगा
चौबीसवां संविधान संशोधन 2001 देखने को मिलता है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा कि 84 वाला संविधान संशोधन 2001 में लोकसभा चाहे वो राज्यसभा हो, जो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इनकी सीटें स्थगित है। 2026 के बाद में एक परिसीमन आयोग तैयार होगा, तो 2026 के बाद में अब प्रस्ताव रखा जाएगा कितनी सीटें राज्यसभा की बढ़ाना चाहिए या कितनी सीटें हमें लोकसभा की बढ़ाना चाहिए। तो 2001 में ये संशोधन हो चुका था कि 2026 तक न तो हम लोग राज्यसभा की सीटें बढ़ाएंगे और 2026 तक न हम लोग यहाँ पर लोकसभा की सीटें बढ़ाने का, अब इसमें विधानसभा भी सीटें शामिल कर ली गई थी। तो ये सारी सीटें अगर बढ़ाना है तो जो पहले देश में परिसीमन आयोग बनेगा, वो परिसीमन आयोग यह तय करेगा कितनी सीटें बढ़ानी चाहिए और उस परिसीमन आयोग में चुनाव आयोग का अध्यक्ष भी मुख्य रूप से जो प्रत्यक्ष रूप से अक्सर शामिल होता है। तो ये आप लोगों को याद होगा, हमने 7वीं 9वीं 6ठी हम लोग ऑफलाइन में सब कुछ पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। आइए सवाल नंबर हम लोग 5 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 5 है 2018 एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर में की गई थी। तो यहाँ पर वो सवाल पूछ क्या रहा है, वो 2018 का पूछ रहा है। हम लोग बात करेंगे 2022 की, फिर हम लोग बात करेंगे 2026 की। सो डियर स्टूडेंट, आप लोग ऑफलाइन में हमसे पढ़े होंगे, मैंने आपको कहा था 2018 में जकार्ता, कहां पर दोस्तों, जकार्ता आप लोग जानेंगे इंडोनेशिया, कहां पर हुए थे, इंडोनेशिया। ये हमारे एशियन गेम्स कहां पर हुए थे, इंडोनेशिया में हुए थे। 2018 की मैं बात कर रहा हूं, 2022 में कहां पर हुए थे, तो आप सभी जानेंगे 2022 में यहाँ पर होंग जाहू प्रांत, ये झोंग जोहू प्रांत यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और ये कहां पर देखने को मिलेगा, ये चीन। अगर आपसे पूछेगा कि 2022 में एशियन खेल का आयोजन कहां पर हुआ था, तो ये होंगजाऊ प्रांत चीन में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और 2026 में कहां पर देखने को मिलेगा, नगोया, क्या देखने को मिलेगा, नगोया हमें जापान में यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। एशियन खेलों की बात करूंगा, एशियाई खेल जो है कहां पर सबसे पहले स्टार्ट हुए थे, 1951 में, 1951 में हुए थे। और ये सर्वप्रथम कहां पर खेले गए थे, तो ये सर्वप्रथम भारत में, यहाँ पर भारत की धरा पर हमें यहाँ पर देखने को मिले थे। तो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। मैं आगे बढ़ूंगा, बट सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 6, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर झंडा कौन फहराता है। तो झंडा कौन फहराता है, प्रधानमंत्री फहराता है, राष्ट्रपति यहाँ पर, मुख्य न्यायाधीश या फिर मुख्यमंत्री यहाँ पर दिलाता है। सो आप लोगों को, सारों विद्यार्थियों को याद होगा राष्ट्रपति। तो यहाँ पर गणतंत्र दिवस पर फहराने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है, भारत का राष्ट्रपति का। लेकिन ध्वजारोहण आप सभी जानते हैं वो नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर काम है 15 अगस्त के दिन। उस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, आप लोगों को याद होगा। इनके बारे में हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे और क्विक रिवीजन आप लोगों को पता होगा। अगर सवाल पूछे जो हमारा मुख्यमंत्री होंगे, हमारे मुख्यमंत्री को यहाँ पर जो है शपथ दिला, ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन पे हम लोग फोकस करेंगे। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम किसका होगा, तो जवाब होगा गवर्नर जनरल का। जो यहाँ पर हर एक राज्य की जो गवर्नर जनरल होते हैं, जो उनका काम होता है, अगर ये त्यागपत्र देना चाहें, तो ये त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, गवर्नर को यहाँ पर दे सकते हैं। आप लोगों को याद होगा मुख्य न्यायाधीश को यहाँ पर शपथ कौन दिलाता है, तो आप सभी जानेंगे राष्ट्रपति। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति यहाँ पर जो दिलाता है। और यह अपना त्यागपत्र किनको देते हैं, तो जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को ही अपना क्या देते हैं दोस्तों, त्यागपत्र। अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूंगा कि जो राष्ट्रपति जो है अपना त्याग या राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आप सभी जानेंगे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो आप सारे विद्यार्थी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और यह अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। कौन को देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे, आप लोगों को याद होगा। और अगर हम लोग प्रधानमंत्री के ऊपर बात करेंगे कि जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री को यहाँ पर शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं, तो आप सभी जानेंगे
कि राष्ट्रपति कौन करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति जो करते हैं, और ये अपना त्याग पत्र देना चाहें तो त्याग पत्र किसको दे सकते हैं, सो भी यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय जी को यहाँ पर ये अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। ठीक है, मैंने पहले भी कहा है कि हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से, वरना हम लोग प्रैक्टिस सेट ना पढ़ेंगे। अगला सवाल है 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जो प्रेम्बल ऑफ इंडिया है, भारत की आत्मा कही जाती है, आप सभी जानेंगे, उसमें संशोधन एक ही बार हुआ है, और उस एक ही बार में क्या क्या हम लोगों ने जोड़ा है, हमने समाजवादी शब्द को जोड़ा, पंथ निरपेक्ष को जोड़ा और अखंडता को यहाँ पर जोड़ा। ऑप्शन नंबर 6 सॉरी ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। ये सारी बातें हम लोगों ने हमारी प्रेम्बल ऑफ इंडिया में भारत की प्रस्तावना में यहाँ पर जोड़ा है। आइए सवाल नंबर 7 पर चर्चा करें, 8 पर चर्चा करेंगे, और एक गवर्नर या इससे सवाल पूछेगा उड़ीसा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो चक्रधारी क्या हो जाएगा, चक्रधारी शरण सिंह, क्या हो जाएगा, चक्रधारी शरण सिंह यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। चुकना नहीं है, याद कर लेना है इसको बहुत अच्छे तरीके से। आइए सवाल नंबर 9 पर बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 9 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने पहले भी कराया है, मैं एक बार इसको फिर से इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 में कब तक आयोजित किया जा रहा है, तो आप सभी जानेंगे कि यह ऑप्शन नंबर बी था, यानी 13 जनवरी से लगाकर 26 फरवरी, सो महाशिवरात्रि का दिन था, उस समय यह मेला समाप्त हो रहा था। आप सभी जानेंगे हरिद्वार कहां पर होगा दोस्तों, एक तो हरिद्वार, इसके बाद में प्रयागराज कहां पर होता है, प्रयागराज, और आप सभी जानते हैं हमारे उज्जैन में कहां पर होता है, एक तो हमारे उज्जैन में और एक होता है नासिक, कहां पर होता है दोस्तों, नासिक में होता है। ये भी आप लोगों को याद होगा कौन कौन सी नदी के तट पर है, नासिक आप सभी जानेंगे गोदावरी नदी के तट पर यहाँ पर ये संगम लगता है। उज्जैन में आप सभी जाते हैं माता शिप्रा नदी के तट पर यहाँ पर लगता है। और जो प्रयागराज है आप सभी जानेंगे कि गंगा और यमुना नदी मुख्य रूप से इन दोनों नदियों का संगम है। एक हालांकि हम लोग सरस्वती नदी भी यहाँ पर मानते हैं, तो इन तीनों नदी के संगम पर लगता है। और नर्मदा जो गंगा के घाट पर आप सभी जाने हरिद्वार में जो गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में जो कुंभ मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर याद कर लीजिएगा इस बार। और सवाल नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना को जो कौन करता है, तो भारत में केंद्रीय सांख्यिकी जो है संगठन है CSO, इसको हम लोग कहते हैं, 1951 में इसकी स्थापना होती है। यह भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, नेशनल इनकम की यहाँ पर गणना करता है। आप लोगों को याद होगा दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वित्त मंत्रालय तो आप लोगों को याद होगा, वैसे तो सारी चीजें आप लोगों को याद होगा, क्वेश्चन यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा आप लोगों को अगर याद होता है। सो ठीक है, अगला सवाल होगा, और अगला सवाल आप लोगों के सामने रख दिया जाएगा। भारत हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को पद्म भूषण पुरस्कार यहाँ पर कब दिया गया था, तो मैं 3 पुरस्कार यहाँ पर लिखूंगा, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। इन्हें जो पद्म भूषण जो पुरस्कार दिया गया था वो 1956 में दिया गया था, एक तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए। और एक था जो है 1997 में जो सचिन तेंदुलकर साहब है, सचिन तेंदुलकर आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग जानते हैं इन्हें जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया, मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड दिया गया खेलों के क्षेत्र में सबसे बड़ा दिया जाता है। और इसके बाद 2014 में इन्हें भारत रत्न, कौन सा अवार्ड दिया गया, भारत रत्न का यहाँ पर अवार्ड दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ सचिन तेंदुलकर साहब की, ठीक है, ये याद होना चाहिए। अब मैं हॉकी की बात करूंगा, कुछ मिनट यहाँ पर आप देख लो। हॉकी इंडिया, हॉकी जो टीम है आप सभी जानेंगे 4 वर्ष में ओलंपिक होते हैं, और भारतीय हॉकी टीम 8 बार, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 8 बार गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुकी। कितनी बार, 8 बार गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुकी भारतीय हॉकी टीम। कब कब किया था, 1928 में एक तो किया, इसके बाद 1932 में किया, 1936 में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, 1936 के बाद आप सभी जानते हैं कि जो है ये
जो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर 36 के बाद में यहाँ पर होगा 40 के, और जो 44 वाले जो कैंसल आउट हो गए थे, इसके बाद में 48 यहाँ पर होगा। इसके बाद 1952 और 1956 यहाँ तक तो रेगुलर जीता था, कितने हो गए, 6 हो गए। और इसके बाद 1964 और अंत बार में 1980 में जो मॉस्को ओलंपिक था, याद होना चाहिए आर्मी वाले बच्चे, जो मॉस्को रूस वाला ओलंपिक था, इसमें अंतिम बार भारत ने हॉकी में अपना गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। तो यहाँ पर पहला गोल्ड मेडल प्राप्त किया था और 1980 में अंतिम गोल्ड मेडल भारतीय हॉकी टीम ने यहाँ पर प्राप्त किया था। सो याद होना चाहिए 1920, 1928, 32, 36, 48, 52, 56, 64 और 80 ये नोबल मैं ये बोलना चाह रहा हूं जो कि गोल्ड मेडल हॉकी में भारतीय हॉकी टीम ने प्राप्त किए। तो 36, 32, 36 के साथ मेजर ध्यानचंद यहाँ पर जुड़े हुए थे। आइए, अगर पूछेगा कि अब चलो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा कंटेंट, फिर हमें अगर वो भी लिखाने हो गया। अगला है 3 दिवसीय रजो पर्व। रजो पर्व कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा, आप सभी जानेंगे, उड़ीसा में। कहां पर हो जाएगा, उड़ीसा में इसको यहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा। आप लोगों को यहां पर याद होगा ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 13 पर चर्चा करते हैं। सो मैं नोबेल पुरस्कार मैंने लिखा भी दिए, मैं सारे क्वेश्चन निकाल के लिए आया, मतलब मैंने हर एक प्रकार का एमसीक्यू से आप लोगों को, आर्मी वालों आप लोगों को मैंने करवा दिया। रसायन विज्ञान क्षेत्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था, डेविड बेकर। ठीक है, डेविड बेकर, डेविस हसाबिस, यहाँ पर जॉन एम जम्पर, ये सभी नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये बेकर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके बाद हसाबीस आप लोग याद कर लीजिएगा, और जंपर से, हालांकि मैंने तो याद करवा दिए थे। ऑप्शन नंबर डी पर हम लोग जाएंगे, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 14 पर बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 14 जो है, मुझे लगता है एक क्वेश्चन और यहाँ पर मैंने दिया था, ये तो कल वाला हो गया है, बट ये तो हम लोगों ने कौन सा नत्ती जम्मू कश्मीर में संबंधित था, तो ये हमारा हिकत था, ये तो हम लोगों ने देख लिया था, छठा क्वेश्चन। और ये वाला सवाल आप लोगों का होमवर्क में था, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है। ठीक है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा आप लोगों को याद होगा ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है, रूपांतरित औषधि ग्रेनाइट का या फिर कृत्रिम जो पत्थर का उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये अंतिम क्वेश्चन था जो कि आप लोगों को होमवर्क में मुझे जवाब देना है। आप सभी मेरे साथ जुड़े, प्रैक्टिस सेट नंबर 47 में आप सभी का धन्यवाद। अरुण सर की क्लास नहीं हो पाई क्योंकि लाइट का इश्यू था, जब वो क्लास शूट करने आए उस समय लाइट अवेलेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आया तब लाइट थी, तो मैंने क्लास लिया आप लोगों का। आप सभी का धन्यवाद। आप इस क्लास को देखो, लिखो, पढ़ो, जो भी करना है, यही वो क्लास है जो आप सभी के सपने तक पहुंचा सकती है। ठीक है, चलो मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 48 के साथ का। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद।